ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस एरिया को विजिट किया था जब वे नेपाल और सिक्किम से ट्रैवल कर रहे थे। तब उन्होंने यहाँ पर हाउसेस बनाए, रोड्स बनाए, स्कूल्स बनवाए, टॉय ट्रेन बनाया जिसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी बोला जाता है। और यही देखते हुए ब्रिटिशों ने, और यही कारण है कि दार्जिलिंग में 70-80% नेपाली भाषा भी बोली जाती है। दार्जिलिंग फेमस है टी प्लांटेशन के लिए। अराउंड 1850s में यहाँ पर टी प्लांटेशन की शुरुआत हो गई थी। अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर टी प्लांटेशन की जाती है। दार्जिलिंग टी फोकस करता है प्रीमियम चाय बनाने के लिए, ना कि मास प्रोडक्शन के लिए। बाद में पूरे वर्ल्ड में दार्जिलिंग टी फेमस हो गई। यहाँ पर इतनी वैरायटीज है कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो ब्लैक टी जो अवेलेबल होती है वो सिर्फ दार्जिलिंग से ही पाई जाती है। पॉसिबल होगा तो एक कॉफी लवर आज चाय ट्राई करेगा, क्योंकि ऐसा सुना है कि मैंने दार्जिलिंग टी, और यही कारण है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कूलिंग होता है। अभी मैं हूँ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के नॉर्थ के हिमालय माउंटेन्स में। इसको आप सिटी सेंटर भी बोल सकते हो। यहीं से ही मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन हमें यहाँ वहाँ घूमने के लिए मिल जाती है। और यही रही लोकल बस जहाँ से मैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक आया था। चलो अभी जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं दार्जिलिंग कैसा होता है कैसा नहीं। दार्जिलिंग में नैरो रूट्स होने के चलते ना यहाँ पे ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता है। और उसी टी सेंटर के सामने मैं यहीं पर ही रह रहा हूँ, और उसके लिए मुझे 3 घंटा मेहनत करनी पड़ी रूट लेने के लिए। थोड़ा आपको मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया कि क्या मुझे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। 3 घंटा चीप प्लेस के लिए मैं इतनी मेहनत ले रहा हूँ ना। नीचे आने के लिए तो मैं जल्दी आ सकता हूँ, लेकिन ऊपर जाते वक्त बाम्बू लगने वाली है इस तरह भी ना। चलो कोई ना, अभी घूमते हैं दार्जिलिंग और देखते हैं दार्जिलिंग की ब्यूटी। ट्रैफिक देख लो भाई लोग। दार्जिलिंग फेमस है कूल क्लाइमेट, ब्यूटीफुल माउंटेन, हिमालयन माउंटेन व्यूज के लिए, और टॉय ट्रेन जिसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी बोला जाता है, और टी प्लांटेशन के लिए। और अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर टी प्लांटेशन की जाती है, और उसके लिए रास्ता देखिए। जाते वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन ऊपर आते वक्त क्लाइम करना पड़ेगा। पहाड़ी की जो लाइफ होती है ना, यही डिफिकल्ट लाइफ होती है। नीचे जाते वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन ऊपर आते वक्त वॉक करते समय खास करके फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग की हिस्ट्री के बारे में। देखो, बिफोर ब्रिटिश अराइवल दार्जिलिंग का मोस्टली एरिया फॉरेस्ट और स्मॉल विलेजेस था, और दार्जिलिंग सिक्किम किंगडम से बिलोंग करता था। और उसी समय से एक 2 इंडिजिनियस कम्युनिटी रहा करती थी, लेप्चा और भूटिया। बट इन द ईयर 1828 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस एरिया को विजिट किया था जब वे नेपाल और सिक्किम से ट्रैवल कर रहे थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर कूल क्लाइमेट है, हेल्दी माउंटेन एयर है, और ब्यूटीफुल हिमालयन व्यूज है। सो दे थॉट इट वुड बी अ परफेक्ट हिल स्टेशन। सो इन द ईयर 1835 सिक्किम के जो रूलर थे उन्होंने दार्जिलिंग का एरिया ब्रिटिशों को दे दिया, और तभी से ब्रिटिशों ने यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर हाउसेस बनाए, रोड्स बनाए, स्कूल्स बनवाए, टॉय ट्रेन बनाया जिसको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी बोला जाता है। और अराउंड 1850s में यहाँ पर टी प्लांटेशन की शुरुआत हो गई थी, और बाद में पूरे वर्ल्ड में दार्जिलिंग टी फेमस हो गई। मैं अभी ना टी प्लांटेशन के यहाँ से ही वॉक कर रहा हूँ। ये जो प्लांट्स जो देख रहे हो ना, यही है चाय के पत्ते, और सामने मुझे लग रहा है कि ये फैक्ट्री होती होगी। यहीं पर पत्ते निकाल के जो भी प्रोसेस होता रहेगा वो किया जाता रहेगा। यदि एंट्री पॉसिबल है तो फिर देखेंगे, शूट भी करेंगे और आपको शेयर भी करूंगा सब चीज़ें। और पॉसिबल होगा तो एक कॉफ़ी लवर आज चाय ट्राई करेगा, क्योंकि ऐसा सुना है कि मैंने दार्जिलिंग टी फोकस करता है प्रीमियम चाय बनाने के लिए, ना कि मास प्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों, यही है टी प्लांटेशन। ये देखिए, यहाँ पर देखिए वर्कर्स काम कर रहे हैं।
और आई थिंक सामने है फैक्ट्री। थोड़ा ऐसा सामने से वॉक करते हुए जाएंगे फैक्ट्रीज की तरफ। यदि एंट्री पॉसिबल हो जाती है तो फिर मज़े है। तो जैसे कि दोस्तों अभी गिरते गिरते बच गया। सो गाइस, ऑफ सीजन के चलते फैक्ट्री विजिट तो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए 100 रुपये लगेंगे। लेकिन ऑफ सीजन में कुछ होता ही नहीं है प्रोडक्शन, तो जाने का मतलब नहीं है टिकट लेने का भी। तो टी का हार्वेस्टिंग का जो सीज़न होता है वो होता है मानसून में, और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन जो होती होगी विंटर में। तो आई थिंक मैं जितने भी जगह पे घूम रहा हूँ ना, चाहे वो नेपाल हो या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट, मैं आई थिंक घूम रहा हूँ ऑफ सीजन में ही। और आप ये जो देख रहे हो ना, ये है टी फार्मिंग। और आगे जाके देखते और कुछ देखने को मिलता है क्या। वैसे फैक्ट्री के अंदर मैंने दार्जिलिंग टी की प्राइस पूछी तो उन्होंने बताया कि 375 फॉर ग्राम। तो फैक्ट्री में इतना महंगा मिल रहा है तो फिर मार्केट में क्या प्राइस हो सकती है। मैंने तो अभी यहाँ से कुछ लिया भी नहीं हूँ, मार्केट जाके देखते हैं कि कितने प्राइस में मिल रहा है सेम क्वालिटी। और प्राइस यदि कम होगी तो वहाँ से लेंगे, नहीं तो फिर मुझे फिर से यही फैक्ट्री आके लेना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्वालिटी। दार्जिलिंग टी क्वालिटी के लिए ही जानी जाती है। लेट्स सी मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा भी तो यहाँ पर घूम लेते, देखते क्या है क्या नहीं। और आज के आज नहीं, कल मैं चेकआउट करके जाऊँगा सिक्किम के लिए। तो जितना फटाफट हो सके फटाफट ट्रैवल करेंगे और निकलेंगे। भाई लोग, सामने आप जो घर देख रहे हो ना बड़े बड़े, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको यदि ऊपर जाना हो रोड पर तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता रहेगा। भले ही गाड़ियों का ऑप्शन होता है, लेकिन फ्यूल कॉस्ट तो उतनी भी बढ़ी जाएगी ना। और यदि वॉक करके कोई सोच रहा होगा कि मैं ऊपर चला जाऊँ तो फिर बाम्बू लगना कंफर्म ही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का फिजिकल फिटनेस कितना स्ट्रांग होता रहेगा। और यही देखते हुए ब्रिटिशों ने यहाँ के लोगों को आर्मी में रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास फिजिकल फिटनेस के साथ साथ माउंटेन्स में सर्वाइव करने का स्किल्स होता है। तो यही देखते हुए और यही कारण होता है कि हमें इंडिया में और ब्रिटिश आर्मी में भी नेपाल के लोग और इंडिया के पहाड़ी के इलाकों में जो रहने वाले सोल्जर्स होते हैं या लोग होते हैं, वो हमें इंडियन आर्मी में या ब्रिटिश आर्मी में दिखाई देते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग के लिए बेस्ट टाइम और बेस्ट प्लेस। टी शॉप आया हूँ और दो कुछ टी ले लिया है, और इसके बारे में मैं थोड़ा को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पर वैरायटी देख लीजिए, यहाँ पर इतनी वैरायटीज है कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो ना, प्राइसेस देख लीजिए। दार्जिलिंग टी के बारे में मैं जब सिक्किम के टी प्लांटेशन में जाऊंगा ना, तब आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। अभी के लिए कंपैरिजन करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। एक और टी शॉप आया हूँ और फिर से एक और टी खरीद ली है, क्योंकि दार्जिलिंग टी का जो टेस्ट और अरोमा जो होता है वो आसाम टी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए दार्जिलिंग जो टी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव गिर जाती है, और खास करके दार्जिलिंग टी ब्लैक टी में ही होती है। सही कहा ना मैंने, दार्जिलिंग टी। तो यदि पूरी दुनिया मिल्क टी पीती है तो वो होती है आसाम टी। जो ब्लैक टी जो अवेलेबल होती है वो सिर्फ दार्जिलिंग से ही पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की इंडिजिनियस कम्युनिटी के बारे में। यहाँ पे दो मेजर इंडिजिनियस कम्युनिटी है, लेप्चा और भूटिया। लेप्चा लोग हिमालय के सबसे पुराने इनहैबिटेंट्स माने जाते हैं, स्पेशली इन सिक्किम एंड दार्जिलिंग। इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है कि वहाँ पर रहने वाले रेसिडेंट्स। लेप्चा लोग खुद को बोलते हैं रोंगकुक, इसका मतलब होता है कि चिल्ड्रन ऑफ द स्नोवी पीक्स। उनका बिलीफ है कि उनका ओरिजिन माउंट कंचनजंगा के सराउंडिंग माउंटेन से हुआ। माउंट कंचनजंगा वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट माउंटेन एंड इंडियाज हाईएस्ट पीक है। ट्रेडिशनली लेप्चा लोग नेचर और फॉरेस्ट के साथ खास कनेक्शन बनाते हैं। फिशिंग, फार्मिंग और हंटिंग करते थे, और वो लोग नेचर को पवित्र मानते हैं। उनकी लैंग्वेज है लेप्चा, जो तिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। अर्लियर लेप्चाज फॉलो करते थे एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है नेचर की पूजा। देन लेटर मेनली अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। अब बात करते हैं भूटिया कम्युनिटी के बारे में।
देखो भूटिया ओरिजिनली तिब्बत से आए थे अराउंड 13-14 सेंचुरी में। भूटिया वर्ड का मीनिंग होता है पीपल फ्रॉम तिब्बत। दैट इज़ वाई भूटिया कल्चर स्ट्रांगली कनेक्टेड है तिब्बतन कल्चर से। एंड मेनली भूटिया पीपल फॉलोज तिब्बतन बुद्धिज़्म। इसके बाद जो मेनली कम्युनिटी आती है वो है गोरखा। दार्जिलिंग की पॉपुलेशन है 1 से 1.5 लाख के बीच में, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, हिंदी एंड बंगाली। बंगाली इसलिए क्योंकि दार्जिलिंग लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर ट्रैफिक लगना कॉमन चीज़ है ड्यू टू द नैरो रोड्स। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ही ऑप्शन होता है, एक जगह से लेके दूसरी जगह पर जाने के लिए। मैं बिग सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर रैपिडो भी चलती है, लेकिन मैंने रैपिडो ट्राई नहीं किया अभी तक। लेकिन एक ही ट्रांसपोर्टेशन में आज तक जब से मैं आया हूँ ना दार्जिलिंग में, एक ही देख रहा हूँ, वो है सुमो। कल मुझे आसाम सिक्किम के लिए निकलना है, तो उसके लिए मुझे आज ही पूछताछ करनी पड़ेगी कि जाना कैसा है, क्या टाइमिंग होता है, क्या प्राइस होती है। चलो इवनिंग में देखेंगे, आपने थोड़ा और घूम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लोथ्स मिलते हैं ना वो सर यहाँ के वेदर के अनुसार मिलते हैं, तो यहाँ पर कुछ लेने का पॉइंट बनता ही नहीं है। और वैसे भी ऊपर आते आते टाउन हिल तक दार्जिलिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ जाती है, तो बेटर है कि अपने ही सिटी में कपड़े खरीद ले। दार्जिलिंग में घूमने के स्पॉट्स देखिए। अभी सीज़न वैसा नहीं चल रहा है कि मैं कुछ स्पॉट्स पे जा सकूं, लेकिन कुछ कुछ जो स्पॉट्स है जैसे कि मोनेस्ट्रीज हो गया, वो ऑलरेडी मैंने नेपाल में देखे हुए है, तो वहाँ पे जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। और रहा रोप में तो मुझे सिक्किम में भी देखने को मिल जाएगा शायद से। टी गार्डन तो मैं जाके आया हूँ। वैसे प्लेसेस तो है, लेकिन मैं ऑलरेडी कुछ कुछ प्लेसेस के जगहों पे मैं जाके आया हूँ, तो एक दिन मेरे लिए इनफ है दार्जिलिंग में। मैं घूम फिर के उसी प्लेस पर आया हूँ जहाँ पर मैंने चाय खरीदी थी। ये रही शॉप, और यहाँ से और एक दुकान है, वहाँ से मैंने खरीद ली थी। लोकल मार्केट तो इतने हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है यहाँ पर। ये रहा तिब्बत किचन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि भूटिया कम्युनिटी के पीपल सिक्किम एंड दार्जिलिंग में खुद को सेटल किया था, तो यहाँ पर तिब्बत क्यूजिन दिखना कॉमन चीज़ है। ये रही यहाँ की लोकल मार्केट्स। और भी लोकल मार्केट्स दिखाना बाकी है, दिखा दूंगा। ये देखिए पहले यहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट ले रहा हूँ, और इतने सारे वैरायटीज है कि चूज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इसमें सब दार्जिलिंग शो करता ना। ये रहा टी गार्डन, या कि टॉय ट्रेन, और ये माउंट, उसका नाम भी भूल गया, क्या है इस माउंटेन का नाम, कंचनजुंगा राइट, मैं भी भूल गया था। और यहाँ रोपे कितना इसका 50 रुपए का है। मैं नेपाल में देख रहा था ना, तो मुझे मिल रहे थे 100 के ऊपर ही। प्लेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंट्री वाइज भी डिपेंड करता है प्राइसेस। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, और ये चीज़ें कोल्ड प्लेसेस जो होती है ना, वहाँ पर ये चीज़ें कॉमन होती है। यहाँ पर टी कैसे प्रिपेयर की जाती है वो मैं दिखा रहा हूँ। इट्स टी लीव्स है। Yes, one spoon. ओके ओके Sufficient for one person. ओके, 1 स्पून इज इनफ। Enough. ओके, अलग अलग वैरायटीज है। ओके, और ये रहा हॉट वाटर। We don't boil the Darjeeling leaves. ओके, We brew it. ब्रीव इट राइट। Cover it up. You have to wait for 5 minutes. ओके, दार्जिलिंग टी को हम जैसे चाय बनाते हैं ना, उसको हम गरम करते हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं किया जाता है। इसको सिर्फ हॉट वाटर ऊपर से डाल के डिटॉक्स किया जाता है। And Darjeeling has a cold climate. ओके Okay, so we have to like neutralize the cup with some hot water. ओके Like this. We'll keep it till that time our tea gets brewed. ओके, तो 5 मिनट वेट करना होता है, फिर ट्राई करेंगे दार्जिलिंग टी। ये हो गई दार्जिलिंग टी रेडी। Muscatel. मस्किडल। Second first. ओके,
इस आपके पास ऑप्शन होते हैं विद शुगर और विदाउट शुगर, तो पहले तो मैं ट्राई करूंगा विदाउट शुगर के लिए। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, भाई लोग देख लो। तो चलिए इसको अभी एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, थैंक यू। अरोमा लग रहा है। Roma Laganai. थोड़ी देर के लिए इसे ऐसा ही रख देते हैं और यहाँ के ओनर से बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है दार्जिलिंग टी। Not the owner. I work here as a manager. मैनेजर। We have total of 3 outlets in Darjeeling. ओके This is one of the oldest. We Okay. have one more in Chaurasta. ओके I have one more in railway station. That's Mhm. our cafe, ओके where we serve also snacks like sandwiches, cupcakes, chocolava, ओके and much more Maggie and all, along with teas, of course. ओके। And also we have one more outlet that is in Gangtok. गैंगटॉक। Is in Gangtok, MG Marg Road. ओके So yeah, our tea company has recently expanded, and in future it will expand to more cities. ओके। तो अभी इनसे पूछते कि क्या डिफरेंस होता है दार्जिलिंग टी में और आसाम की टी में, थोड़ा बताइए ना। Assam teas are mostly towards strong, malty, ओके robust. Robust. So they have a full body character also with aroma. And Darjeeling also same. सेम। We have like 26 varieties of clone bushes ओके and also seed bushes, China hybrid, P126, B157, AV1, AV2, and Okay. varieties with different flavors, different taste. The cup you are one having now, it's a China variety tea. ओके, चाइना वैरायटी टी। Yeah, China variety. And also on the take when you are taking the tea, also you can get one aroma that is the roasted aroma, राइट। and a full character cup that also you can add a hint of honey, and if you are taking it like without milk, you can also add a dash of milk to it. ओके Give ओके you one good flavor. And I will also like to suggest you to try this tea, and definitely call me up one day that yes, we have liked it and we'll be getting up more. ओके, Thank you. थैंक यू वेरी मच। She is my staff, Sunika. ओके, हेलो मैडम। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप ट्राई करते हैं विद शुगर। Fruity, grapey. हाँ या एक्चुअली You can hold it. नो जरूरत नहीं है, वो मेरा अभी आदत हो ही गया है। एक स्टिक कैसे दे? स्टिक से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, माइक यूज नहीं करता हूँ ना, तो थोड़ा क्या मालूम, थोड़ा आवाज कैप्चर ही कर लेता है फालतू वाला। देखो हम इंडियंस तो कभी ब्लैक टी कभी प्रेफर ही नहीं करते हैं, हम तो प्रेफर करते हैं विद मिल्क। तो मैं तो कॉफ़ी लवर हूँ, तो मैं बहुत सालों बाद मैं चाय ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि दार्जिलिंग फेमस है उसी चीज़ के लिए। तो यदि मैं टी लवर होता तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो शेयर कर लेता, लेकिन जैसे मुझे टेस्ट लग रहा है ना नॉर्मल टी से जो हम घर में पीते हैं उसे तो बेटर ही लग रहा है। दुकान से चाय तो पी ली और उसके लिए मैंने पे किए टेस्टिंग के लिए 60 रुपीज़। तो मैंने अभी जिस मैनेजर से बात किया उस भाई से, उसने जो बोला वो क्या बोल रहा था, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया ना, तो मुझे सीरियसली कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। पर उसका कहने का मतलब ये था कि दार्जिलिंग टी बेटर है आसाम टी से, जैसे कि इंस्टेंट कॉफ़ी सॉरी फिल्टर कॉफ़ी बेटर है इंस्टेंट कॉफ़ी से। मैंने ऑलरेडी 1000 रुपए के 4 पैकेट खरीद लिए और मुझे नहीं लगता कि घर में कोई पीने वाला है, क्योंकि ये जो बनाने की प्रोसेस होती है ना, इसको ब्रू करना पड़ता है हॉट वाटर से, यानी कि जैसे कि हम फिल्टर कॉफ़ी बनाते ना वैसे ही उसको डिटॉक्स करना पड़ता है। तो देखते हैं अभी घर जाने के बाद क्या क्या चीज़ें बनती है। यहाँ पर लग चुका है 100 रुपए का सेल, इसलिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। किसी को चाहिए तो ईमेल कर देना। ऐसी होती है दार्जिलिंग की लोकल मार्केट। यहाँ पर जो भी क्लोथ्स मिल रहे ना, यहाँ के वेदर के अनुसार ही मिल रहे। ये देखो, मैं रहता हूँ मुंबई में यहाँ से कपड़े लेना सूट करेगा ही नहीं ना।
अब इसी ही दुकान को देख लो, यहाँ का वेदर ऑलमोस्ट एवरी ईयर सेम ही होता है, तो उसी के चलते यहाँ पर सब ठंड के ही कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से शुरू होता है शूज का मार्केट, और यहाँ पर सिर्फ कपड़ों की दुकानें नहीं होती, बाकी जो चीजें भी होनी चाहिए ना मार्केट में वो सब चीजें यहाँ पर है। ये देखिए सब चीजें। लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं लेने वाला हूँ। क्यों, इसको मैं आपको यहाँ से निकलने के बाद बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट है, मैं तो वहां से आया हूँ, वहां पर मार्केट है, वहां पर मार्केट है, और गली गलियों में मार्केट है, और ये छोटी कॉन्फेक्शनरी दुकान, भजी, समोसा, जलेबी खाने का तो मन करता है, लेकिन स्वीट्स के चलते सब अवॉइड करना पड़ रहा है। ये देख के तो मुझे खाने का मन हो रहा है सच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कांट टेक इट। अंकल, काजू कतली क्या प्राइस है पर केजी? 600 रुपए किलो है। वैसे अपने यहाँ पे काजू कतली क्या किलो की रहेगी? इनसे मैं एक और चाय ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये मिल्क वाली है, लेकिन वो दार्जिलिंग वाली चाय नहीं है, ये अपनी नॉर्मल चाय की तरह ही है। या नॉर्मल चाय की तरह। अभी मैंने जो चाय ट्राई करी ना, ये अपनी नॉर्मल इंडिया की ही चाय है, लेकिन मुझे ना टी में घंटा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ मजा आता ही नहीं है पीने के बाद, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कॉफी को। कॉफी पीने के बाद जो सुकून मिलता है ना भाई लोग, क्या एक्सप्लेन करो आपसे। वैसे यहाँ पर बहुत टाइम से मैं कॉफी ट्राई करने के लिए दुकान ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है यार। यहाँ पर लोग मोस्टली तो चाय ही प्रेफर करते। मुझे लगता है कि कैफेज में जाके ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन कैफेज में यू नो गाइस प्राइस। एक लोकल दुकान पर आया हूँ और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ चिकन केबाब रोल। ट्राई करके देखते टेस्ट। इसकी कीमत है ना 80 रुपए। सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ मैंने चाय ही पी ली थी और खा के थोड़ा आराम मिल गया है। वैसे मैंने कल भी खाना खाया था। एक मिनट, तो चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करते, क्योंकि आज मेरा दार्जिलिंग में लास्ट डे है। पैसे विड्रॉ किया हूँ। वैसे तो यहाँ पर यूपीआई चलता है, बट होता है ना कुछ कुछ जगहों पे या कुछ कुछ रीजन पे कैश ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 2,000 रुपए निकाले, वरना अपना यूपीआई तो हर तरफ काम करता है। यहाँ पर ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पर फोटोज लेते, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ आने के बाद मैंने मेरी फोटो ली ही नहीं, किसी को बोलने की हिम्मत होती ही नहीं मेरी कि भाई मेरा कोई तो फोटो ले ले। सो गाइस, ये रहा आज का डिनर, और यहाँ पर खाने के ऑप्शंस मिल रहे थे, वेज थाली या चिकन थाली या फिश थाली, जो भी थाली के आइटम्स होते हो, या फिर मोमोज या फिर स्ट्रीट स्टाइल फूड। स्ट्रीट स्टाइल फूड यहाँ पे तो चाइनीज होते मोस्टली। तो हेल्दी के लिए मैंने तो मार्केट से अंडे खरीदे, उसको बॉईल किया और अभी इसको खाते, बॉडी को प्रोटीन मिल जाएगा। और कल निकलते हैं, देखते कल तो मैं सिक्किम के लिए निकल रहा हूँ, तो उसके पहले मैं एक जगह पे जाऊंगा और फिर सिक्किम के लिए चला जाऊंगा। आगे की जर्नी में इसी वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और आपको मिलता हूँ कल अर्ली मॉर्निंग। और एक बात शेयर करना चाहता हूँ, 5 अंडे अभी खा रहा हूँ और 5 अंडे में साथ में कैरी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन इन दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साइड में, और वो नेपाल और सिक्किम बॉर्डर के पर आता है। अभी तो मैंने चेकआउट कर लिया है, अभी जाते हैं सिक्किम के लिए, गाड़ी देखते। दार्जिलिंग सी लेवल से 2000 मीटर ऊपर है, और यही कारण है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कूलिंग होता है। अभी के सुबह के 8:15 बज चुके हैं और अभी का टेम्परेचर चल रहा है 19 डिग्री। यहीं से ही सिक्किम जाने के लिए गाड़ी देखनी पड़ेगी। चलो पूछताछ शुरू करते और देखते
कल मैंने आपको इंडिजिनियस कम्युनिटी के बारे में बोला था ना कि लेप्चा लोग खुद को रोंकू बोलते हैं, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ द स्नोवी पिग्स। ये देखिए, मैं रह रहा था वहाँ पर, और ये ना सबसे बड़ा जंक्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि यहीं से हमें पूरे वेस्ट बंगाल जाना हो या फिर सिक्किम वगैरह जाना हो तो हमें यहीं से गाड़ियाँ मिलती है। यहाँ पर तो अभी लोकल बस वो देख रहे हो ना, वहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन सिक्किम नहीं जाते, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ट्रैवल करेगी। अभी मैं जा रहा हूँ सिक्किम गैंगटॉक के लिए, तो यहाँ पर ना मुझे 3 काउंटर मिले, एक वहाँ पर और एक यहाँ पर, सिर्फ 3 ही काउंटर यहाँ पर है। तो उसके लिए मैंने पे किया है 400 रुपये, ये टिकट देते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप बुकिंग करते हो दार्जिलिंग से सिक्किम जाने के लिए, तो लोग पहले से ही बुकिंग करके रखते हैं। तो आप जिस दिन जा रहे हो और उसी टाइम आप बुक कर रहे हो, तो आपको जो सीट मिलेगी ना वो बैक साइड वाली मिलेगी, और आपको कंफर्टनेस वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा उनसे बातें करिए कि मुझे विंडो वाली सीट चाहिए करके, क्योंकि मैंने इतने सारे बात किया तब जाके मुझे अभी विंडो वाली सीट मिली है, नहीं तो ये लोग मुझे दे ही नहीं रहे थे। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन एंड में मिल ही गया, और उसके लिए मैंने पे किया 400 रुपये। तो चलिए, अभी गाड़ी जाने में आई थिंक 1 से 1.5 घंटा है। जाते थोड़ा सा घूमते, कॉफ़ी वगैरह पीते, फिर आते गाड़ी में बैठते और निकलते हैं गैंगटॉक के लिए। आप यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये सब दार्जिलिंग गैंगटॉक जाती है। जाती तो है, लेकिन एक भी फ्रंट वाली सीट मुझे नहीं मिल रही है। मिलेगी, लेकिन वो गाड़ी बहुत लेट निकलेगी, मतलब नहीं होगा। दार्जिलिंग में किधर भी घूमना है ना, तो क्लाइंबिंग करनी ही पड़ती है। इसके बारे में एक्सपीरियंस मैं आपको जैसे मैं सिक्किम पहुंच जाऊंगा ना, तब आपको दे दूंगा। सिक्किम तो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सावध रहना खाने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बीफ भी अवेलेबल होता है। तो नॉनवेज ऑर्डर करते वक्त थोड़ा पूछ लेना कि क्या आप लेना चाहते हो। इसी गाड़ी से मैं जा रहा हूँ गैंगटॉक, और मुझे कॉफी पीने तक का भी टाइम नहीं मिला। पीने गया था, लेकिन गाड़ी फुल हो गई। Would you forgive me? दोस्तों, स्वागत है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खूबसूरत और ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम में। यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज नहीं होते हैं। यहाँ से मेरे हॉस्टल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए लगेंगे 1 घंटा। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपसे मिलता हूँ। 1 घंटा क्यों? क्योंकि मैं बाय वॉक करके जा रहा हूँ, इसलिए। सिक्किम में भी यही सिचुएशन है जो दार्जिलिंग में मेरे साथ हो रही थी। हाइकिंग करके जाना पड़ेगा, और साथ में बैकपैक होता है ना, तो और हेवी हो जाता हूँ चलने के लिए। चलो कोई ना, जाता हूँ हॉस्टल पर और फिर मिलता हूँ आपसे। ये आपको क्लाइंबिंग करना है ना, हाई वाला, तो आपको ना ऐसा धीरे धीरे चलना पड़ता है। ये देखिए, तभी आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, वरना आपको बहुत सारा दम लग सकता है। थोड़ा रुकते और पानी पी लेते। इतना जबरदस्त वाला मेरा कार्डियो हो रहा है ना, इसलिए मैंने एक साथ में कैरी कर लिए थे। ओह माय गॉड, आप भी जब यदि क्लाइंबिंग कर रहे हो ना, इसको कैरी करना, या तो फिर आपकी बाम्बू लग जाएगी। मेरे में तो उतना तो फिटनेस है, तो मैं कंटिन्यूसली चल सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों में फिटनेस होता नहीं है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। समझ रहे हो? ये भाई लोग हॉस्टल, और एग्जैक्ट 1 घंटा लगा हाइकिंग करते करते यहाँ तक आने के लिए। चलो अंदर जाके प्रोसेस देखते। दोस्तों, हो गया मैं फ्रेश, और बात करूँ दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग में मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी नेपाल में देख चुका हूँ।
और दार्जिलिंग फेमस है कूल क्लाइमेट, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, टी प्लांटेशन और ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज के लिए। इसीलिए दार्जिलिंग को बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। तो मैं दार्जिलिंग में 3 दिन था। पहले दिन तो आपको पता ही है, रूम ढूंढने के चक्कर में पूरा दिन मेरा वेस्ट चला गया। दूसरे दिन फिर मैं घूमने के लिए चला गया। पहले तो मैं टी प्लांटेशन देखने गया, लेकिन ऑफ सीजन के चलते कुछ देख भी नहीं पाया मैं। फिर वहाँ पर थोड़ा कुछ घूमा, लोकल मार्केट देखी। लोकल मार्केट भी अपने इंडिया जैसे ही कॉमन है, तो वहाँ पर दिखाने लायक तो कुछ था नहीं। और बचा हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग की फेमस ट्रेन, टॉय ट्रेन उसको बोला जाता है। तो अभी वो क्या देखना भाई, जब मैं वियतनाम जाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। और अब बात करूँ तो बाकी कुछ तो बचा नहीं था। फिर मैं तीसरे दिन निकला सिक्किम के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप के लिए। दार्जिलिंग में खाने के ऑप्शन कुछ उतने खास नहीं है। मोमोज और क्या है, सूप रहेगा, और अपना इंडियन जो नॉर्मली फूड होता है थाली सिस्टम, वो था। तो कल रात को ही मैंने अंडे बॉईल किए थे, वो खा लिया। और साथ में कैरी इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम खाना मिलने वाला है। तो दार्जिलिंग से मैं गैंगटोक आया हूँ। गैंगटोक आपको बता दूं कि सिक्किम की वन ऑफ द क्लीनेस्ट, सिर्फ सिक्किम की नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी में से एक है। तो यदि आप दार्जिलिंग से गैंगटोक आना चाहते हो चीपेस्ट वे में, तो आपके पास ऑप्शन बनता है शेयर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैं आया। लेकिन टिकट बुक करने से पहले कंफर्म करना कि आपको जो सीट मिल रही है वो विंडो सीट है भी या नहीं। जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन बुक मत करना, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको विंडो सीट मिलने के। तो ट्राई करो एक दिन पहले ही, शाम को या फिर दिन में, जब आपको करना हो तभी। बट कंफर्म कर लेना, कंफर्म करिए फिर पैसा पे करिए, जैसे मैंने किया। मैंने दार्जिलिंग में एक चीज ऑब्जर्व की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों दार्जिलिंग लोगों का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों का फेशियल स्ट्रक्चर रेस्ट ऑफ इंडिया से डिफरेंट होता है। इसका कारण ये है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड थाउजेंड्स ऑफ नेपाली वर्कर्स सिक्किम एंड दार्जिलिंग में माइग्रेट हुए थे टीम प्लांटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, लेप्चा और भूटिया, तिब्बत से आए थे, कुछ माउंटेन रीजन से आए थे, और कुछ कम्युनिटी साउथ ईस्ट एशिया से भी आए थे। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेशियल स्ट्रक्चर रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों से डिफरेंट है। और यही कारण है कि दार्जिलिंग में 70-80% नेपाली भाषा भी बोली जाती है। दार्जिलिंग में तो सब लोग मिक्स है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो तो नेपाली और जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है उनकी है। लेकिन जैसे ही मैं सिक्किम में आया ना, यहाँ पर लोगों का जो फेशियल स्ट्रक्चर है ना, वो रेस्ट ऑफ इंडिया से डिफरेंट ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में हूँ ही नहीं। गाड़ियों की आवाज, जिस हिसाब से दार्जिलिंग ने मेरा जो बजट हिला डाला है ना, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी मुझे गरीब बनाकर ही रहेगा। और जिस हॉस्टल में अभी मैं रह रहा हूँ ना, उसके लिए मैं पे कर रहा हूँ पर डे के 500 रुपीज़। मैंने ऑनलाइन चेक किया, फीमेल डॉर्मेट्री के लिए पैसे देने होते हैं सिर्फ 350 रुपये, और मेल डॉर्मेट्री के लिए हमें पे करना पड़ता है पुरुषों को 500 रुपीज़। क्यों इतना भेदभाव भाई? ये जो भेदभाव होता ना, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। सबको ऐसा बोलते हैं कि सबको समान देखो, वो करो, ये करो, स्त्री को ये करो, उनके साथ ये करो। लेकिन जब बात आती है कुछ चीज़ों के ऊपर, तो फिर यहाँ पर भेदभाव क्यों? अभी हो सकता है कुछ भी रीज़न। एनीवेज, अभी यहाँ पर 2 दिन तो मैं बैठ के पूरा एडिटिंग करने वाला हूँ, बहुत एडिटिंग बाकी है। फिर मैं तीसरे दिन से सिक्किम घूमना शुरू करने वाला हूँ। तो 2 दिन के तो मेरे 1000 रुपये ऐसा ही जाएंगे। खाने का पैसा अलग। खाने के लिए मैंने तो बॉयल अंडे का जुगाड़ करके ही रखा हुआ है, जो आपने देखा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत खर्चा आने वाला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्रिप के लिए। तो जितना पैसा सेव कर सकूँ उतना करूँगा। आपको पता ही है, जब मैं गैंगटोक में आया, हॉस्टल का डिस्टेंस जो है वो है 5 किलोमीटर, तो मैं वॉक करके आया 1 घंटे में। तो सोचो यार, मैं कहीं पर तो पैसा सेव करने के देख रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरे पैसे उड़ ही जाते हैं। तो एनीवेज, आप लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में आने वाली वीडियोस में। वीडियो को यही करते खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट बात,
इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट है जो इंडिया के पार्ट ही नहीं था। तो ऐसा क्या हो गया था कि वो बाद में इंडिया के पार्ट बन गए, ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चल ही जाएगा। तो स्टे ट्यून। लोकल 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 जितने भी स्ट्रीट्स मैंने एक्सप्लोर किए ना, सबके सब क्लीन है, और इसीलिए कहा जाता है सिक्किम को कि वन ऑफ द मोस्ट क्लीनियस्ट स्टेट्स।